बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाइन्थ क्लास। आज हम चैप्टर 4 टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, टॉर्क अप्लाइड ऑन ए व्हील इज प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड मोमेंट आर्म। द मोमेंट आर्म इज, जो टॉर्क है जब किसी भी ऑब्जेक्ट पे व्हील पे सपोज अप्लाई किया गया है तो वो प्रोडक्ट होता है फोर्स और मोमेंटम का। ये ज़रूरी नहीं है कि फोर्स वो टॉर्क व्हील पर ही अप्लाई हो, यहाँ पर जस्ट एग्जांपल के तौर पर बताया गया है। तो बेसिक चीज़ ये है कि टॉर्क जब अप्लाई होता है तो वो टॉर्क प्रोडक्ट होता है फोर्स और मोमेंट आर्म का। अब इसमें मोमेंट आर्म क्या चीज़ है तो वो मैं आपको डायग्राम की मदद से पहले समझाता हूँ कि मोमेंट आर्म क्या है। हमारे पास टॉर्क उस वक्त प्रोड्यूस होता है जब कोई भी ऑब्जेक्ट एक पिवट पॉइंट के अक्रॉस, एक फिक्स्ड पॉइंट के अक्रॉस रोटेट करता है। ठीक है, ये पिवट पॉइंट था, इस पॉइंट के अक्रॉस इसने रोटेट करना है और फोर्स इस पॉइंट पर लगाई गई है। ठीक है, फोर्स इस पॉइंट पर लगाई गई है। तो पिवट पॉइंट से जिस पॉइंट पर फोर्स लगाई जा रही है उसके परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस होता है उसको मोमेंट आर्म का नाम दिया जाता है। तो ये जो ग्रीन कलर की लाइन शो की गई है, तो इसका मतलब क्या हुआ, फर्स्ट ऑप्शन जो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एंड द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये ही करेक्ट होगा, बाकी तीन रॉन्ग है। तो मोमेंट आर्म क्या होता है, पिवट पॉइंट से लेकर जिस पॉइंट पे फोर्स अप्लाई की जा रही है उस पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो वो ये बनता है जो ग्रीन लाइन से शो किया गया है। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 2 है, टॉर्क एक्टिंग ऑन ए फुटबॉल इज dash if the line of action of the applied force passes through its center of mass। जो टॉर्क फुटबॉल पे अप्लाई होगा वो कितना होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए, मिनिमम, 0 या 1, जब लाइन ऑफ एक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स पास करे सेंटर ऑफ मास से। तो इसको भी डायग्राम की मदद से आपको समझाता हूँ कि ये हमारे पास फुटबॉल है और फुटबॉल का ये कहा जा रहा है कि बिल्कुल सेंटर पे फोर्स अप्लाई की गई है, तो उस वक्त जो टॉर्क प्रोड्यूस होगा वो क्या होगा। तो बेसिकली टॉर्क उस वक्त क्रिएट होता है जब लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स जो है वो उसके एक्सिस ऑफ रोटेशन से पास ना करे। ये कंडीशन है कि टॉर्क प्रोड्यूस ही उस वक्त होता है जब जिस पॉइंट पे फोर्स अप्लाई की जा रही है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन से पास ना करे, यानी कि ये एक्सिस ऑफ रोटेशन था तो ये फोर्स भी बिल्कुल इसके पैरेलल लगाई गई है, तो इस सूरत में टॉर्क प्रोड्यूस ही नहीं होता, यानी कि टॉर्क क्या होगा, 0 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ द बॉडी इज एट रेस्ट और मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म रोटेशनल वेलोसिटी, टॉर्क एक्टिंग ऑन द बॉडी विल बी। अगर एक बॉडी रेस्ट पे है या यूनिफॉर्म रोटेशनल वेलोसिटी से मूव कर रही है तो उसका टॉर्क कितना होगा। सबसे पहली बात, जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो उसका टॉर्क 0 होगा। दूसरी बात, जब वो यूनिफॉर्म रोटेशनल वेलोसिटी से मूव कर रहा है, आपको पता है यूनिफॉर्म वेलोसिटी जब हो किसी भी ऑब्जेक्ट की तो उसका एक्सेलरेशन 0 हो जाता है। जब एक्सेलरेशन 0 होगा तो डेफिनेटली टॉर्क भी 0 होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। एमसीक्यूज नंबर 4, टू इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेज एक्टिंग एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑन ए बॉडी। दो इक्वल और ऑपोजिट फोर्सेज हैं और वो एक्ट कर रही हैं डिफरेंट पॉइंट्स पे। एक बॉडी के डिफरेंट पॉइंट्स पे दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस अप्लाई कर रही हैं तो वो हमारे पास कपल बनता है। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। ये डायग्राम की मदद से भी आपको दिखाया गया है कि दो इक्वल और अपोजिट फोर्सेस हैं, ये डिफरेंट पॉइंट्स पे इंप्लीमेंट हो रही हैं, तो ये क्या फॉर्म कर रही हैं, कपल। नेक्स्ट है एमसीक्यूज नंबर 5, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम the vector sum of all the forces acting on a body must be। फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम के मुताबिक जो वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस होता है जो किसी भी बॉडी पे एक्ट कर रहा हो वो 0 के इक्वल होना चाहिए। समेशन एफ इक्वल टू 0, ये फर्स्ट कंडीशन है इक्विलिब्रियम की, तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 6 है, इफ द बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी और रोटेटिंग विद यूनिफॉर्म रोटेशनल वेलोसिटी, इट इज सेड टू बी इन। जो बॉडी मूव कर रहा है यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ या रोटेट कर रहा है यूनिफॉर्म रोटेशनल वेलोसिटी के साथ, तो उसको हम क्या कहेंगे, वो हमारे पास डायनामिक इक्विलिब्रियम की एग्जांपल होगी।
ये आप डायनामिक इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन पढ़ें तो उसकी मदद से आपको इजीली समझ आ जाएगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 7 है, ए बॉय एक्सर्ट्स फोर्स ऑन ए बॉडी। एक बॉय एक बॉडी के ऊपर फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, दैट मूव्स विदाउट रोटेशन, और वो बॉडी रोटेट नहीं करती, मूव करती है विदाउट रोटेशन। तो वो लोकेशन जिस पर बॉडी की वो लोकेशन जहां पर फोर्स अप्लाई की जा रही है उसको हम क्या नाम देंगे? मिड पॉइंट का, सेंटर ऑफ ग्रेविटी का, सेंटर ऑफ मास का, या ऑल ऑफ दीज। तो इसका आंसर हमारे पास, अगर अभी डायग्राम में देखें तो एक तरफ हैवी सर्कल है, हैवी स्फीयर है, और दूसरी तरफ लाइट स्फीयर है, इन दोनों को अटैच किया गया है। तो अगर हम लाइट स्फीयर वाली साइड पे फोर्स लगाते हैं तो वो रोटेट कर जाता है, हैवी स्फीयर वाली साइड पे भी फोर्स लगाएं तो वो रोटेट कर जाता है। लेकिन वो पॉइंट जहां पर सेंटर ऑफ मास है, सेंटर ऑफ मास पे जब फोर्स अप्लाई की गई तो वो मूव करता है विदाउट रोटेशन। यानी कि जब सेंटर ऑफ मास पे, किसी भी ऑब्जेक्ट के सेंटर ऑफ मास पे फोर्स अप्लाई की जाए तो वो विदाउट रोटेशन मूव करता है। इसका मतलब क्या हुआ? हमारे पास सी ऑप्शन करेक्ट होगा, सेंटर ऑफ मास। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 8 है, if x and y component of force are 5 न्यूटन and 12 न्यूटन respectively, अगर x और y कंपोनेंट किसी भी फोर्स के 5 न्यूटन है और 12 न्यूटन है तो मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स क्या होगा? तो हम इसको फार्मूले की मदद से सॉल्व करते हैं। हमारे पास Fx गिवन है 5 न्यूटन और y कंपोनेंट 12 न्यूटन गिवन है। F कैलकुलेट करना है तो फार्मूला हमारे पास होता है मैग्नीट्यूड फाइंड करने का, F इक्वल टू अंडर रूट fx स्क्वायर प्लस fy स्क्वायर। F इक्वल टू अंडर रूट 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर यानी कि 25 प्लस 144, तो ये अंडर रूट 169 आ जाता है, यानी कि 13 न्यूटन। तो ये बी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 9 है, ए बॉडी इन इक्विलिब्रियम मस्ट नॉट हैव स्पीड, क्वांटिटी ऑफ मोशन, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। एक बॉडी इक्विलिब्रियम में हो तो उसमें इनमें से कौन सी कंडीशन नहीं होनी चाहिए? तो इसका सिंपल सा आंसर ये है कि बॉडी में अगर एक्सेलरेशन मौजूद नहीं है तो वो बॉडी इक्विलिब्रियम में होगी। उसकी स्पीड हो सकती है, क्वांटिटी ऑफ मोशन हो सकती है, वेलोसिटी हो सकती है, लेकिन एक्सेलरेशन नहीं होना चाहिए। अगर बॉडी में एक्सेलरेशन है तो वो बॉडी इक्विलिब्रियम में नहीं होगी। एमसीक्यूज नंबर 10, You are trying to loosen a nut with a spanner but it is not happening। कि स्पैनर का नट लूज किया जा रहा है लेकिन वो लूज नहीं हो रहा, तो what would you do to loosen the nut? आप क्या काम करेंगे उस नट को लूज करने के लिए? Insert a pipe to increase length of spanner, स्पैनर की लेंथ इंक्रीज कर देंगे, स्मॉल लेंथ का स्पैनर यूज करेंगे, प्लास्टिक या सॉफ्ट स्पैनर यूज करेंगे, या स्पैनर के साथ एक रस्सी बांध देंगे। तो इसको भी आपको डायग्राम की मदद से समझाता हूं कि ये जो हमारे पास टॉर्क होता है, बेसिकली टॉर्क जितना ज्यादा होगा उतना इजी होगा हमारे लिए किसी भी ऑब्जेक्ट नट को ओपन करना। तो हमारे पास जब स्मॉल स्पैनर था तो फोर्स इंप्लीमेंट हो रही थी और मोमेंट आर्म ये डिस्टेंस कम था, तो टॉर्क जहां पर जो प्रोड्यूस हुआ उसके मुकाबले में जब ज्यादा लेंथ का स्पैनर यूज किया गया फोर्स वही रखी, लेकिन मोमेंट आर्म इंक्रीज कर गया। जब मोमेंट आर्म इंक्रीज करेगा तो ज्यादा टॉर्क प्रोड्यूस होगा इसकी निस्बत, तो इसलिए इस केस में नट ओपन हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि हमें इस सिचुएशन, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए स्पैनर की लेंथ इंक्रीज करनी है। तो ए ऑप्शन जो है, इंसर्ट अ पाइप टू इंक्रीज लेंथ ऑफ द स्पैनर, ये करेक्ट होगा, क्योंकि टॉर्क इक्वल होता है ना फोर्स इनटू लेंथ के। तो फोर्स तो कांस्टेंट है दोनों केसेस में, लेकिन हमने क्या किया, अगर लेंथ इंक्रीज कर दी तो वो नट ओपन हो जाएगा। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। एमसीक्यूज नंबर 11, ए बॉय वेटिंग 500 न्यूटन इज सिटिंग ऑन एज ऑफ वन साइड ऑफ सीसा एट डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर फ्रॉम सेंटर। एक बॉय है जिसका वेट 500 न्यूटन है और वो सीसा के एज से 3 मीटर के डिस्टेंस से पे बैठा हुआ है। दूसरी तरफ एक गर्ल है जिसका वेट 600 न्यूटन है और वो सीसा से 2 मीटर के डिस्टेंस पर मौजूद है। तो इनमें से इस सिचुएशन के मुताबिक कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? साइड ऑफ गर्ल विल मूव डाउनवर्ड, साइड ऑफ बॉय विल मूव डाउनवर्ड, सीसा इज इन हॉरिजॉन्टल स्टेट, नेट टॉर्क इज 200 न्यूटन मीटर।
तो हम इसको पहले डायग्राम की मदद से देखते हैं, फिर इसको सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास डायग्राम है। सेंटर से 3 मीटर के डिस्टेंस पर बॉय है जिसका वेट 500 न्यूटन है, और सेंटर से 2 मीटर के डिस्टेंस पर गर्ल है जिसका वेट 600 न्यूटन है। तो हम दोनों तरफ का टॉर्क इक्वल करके चेक करते हैं कि हमारे पास सिचुएशन क्या बनती है। टॉर्क ऑफ बॉय क्या आएगा, टॉर्क इक्वल होता है एफ आर के। एफ यहाँ पर फोर्स उसके वेट के इक्वल है, और आर सेंटर से डिस्टेंस L1 है। तो W1 L1 इनकी वैल्यूज पुट की 1500 न्यूटन मीटर आ जाता है। टॉर्क ऑफ गर्ल क्या है, एफ आर W2 L2। W2 और L2 की वैल्यू पुट की तो ये 1200 न्यूटन मीटर आ जाता है। अब टॉर्क किसका ज्यादा है, बॉय का ज्यादा है। जब बॉय का टॉर्क ज्यादा है तो डेफिनेटली ये साइड डाउनवर्ड मूव कर जाएगी, यानी कि ये टॉर्क अप्लाई होगा इस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो जब ये एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क ग्रेटर है तो ये डाउनवर्ड मूव कर जाएगा बॉय। इसका मतलब ये है कि जिस ऑप्शन में ये लिखा हुआ है कि बॉय डाउनवर्ड मूव कर जाएगा वो ऑप्शन करेक्ट होगा। साइड ऑफ गर्ल विल मूव डाउनवर्ड, नो। साइड ऑफ बॉय विल मूव डाउनवर्ड, यस, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास MCQ नंबर 12। A force of 10 न्यूटन is acting along y-axis. What is its horizontal component? एक फोर्स है 10 न्यूटन की और वो y-axis के along अप्लाई हो रही है, तो हॉरिजेंटल कंपोनेंट क्या होगा। हम इसको डायग्राम की मदद से देखते हैं कि ये हमारे पास x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, और कहा यह गया था कि 10 न्यूटन की फोर्स y एक्सिस के along इम्प्लीमेंट हो रही है। तो x कंपोनेंट क्या होगा। अब x कंपोनेंट के अक्रॉस तो कोई फोर्स इंप्लीमेंट हो ही नहीं रही, इस वजह से x कंपोनेंट जहां पर 0 होगा, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। जहां तक इस चैप्टर के MCQs थे। मजीद किसी भी चैप्टर की एक्सरसाइज का सोल्यूशन देखने के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब पर फॉलो करें। थैंक यू।